नमस्कार, स्वागत है आप सबों का इस वीडियो में। कक्षा 10 के लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है। लेकिन इसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पिछले अध्याय में जब हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग किस प्रकार से पूरे विश्व में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थापना के लिए एक लहर चली थी उसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से विश्व ने राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को छोड़कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपनी आस्था जताई थी। और एक सदी के आसपास के समय में कुल समय लगा था जिसमें पूरे विश्व में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना धीरे धीरे अलग अलग देशों में हो गई थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आज पूरे विश्व में हर देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन हाँ, अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। जहाँ नहीं है वहाँ इसके लिए संघर्ष हो रहा है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमने ये भी जाना था कि ऐसी व्यवस्थाओं में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है और यही लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी है। अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता है तो वैसे देश में राजनैतिक अस्थिरता, सामाजिक टकराव, संघर्ष और कभी कभी और कहीं कहीं गृहयुद्ध की स्थिति भी आ जाती है। तो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विश्व के दो देशों में अलग अलग कारणों से सामाजिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। अलग अलग कारणों से मतलब जब समूह में रहने वाले लोग या विभिन्न जातियों संस्कृतियों के लोग जब किसी देश में रहें और उनके हितों के बीच टकराव हो जाए तो सामाजिक टकराव होता है। या इसको ऐसे भी समझें कि जब उनके हितों की पूर्ति नहीं होती है, उनके महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है, उनकी कई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो सामाजिक टकराव उत्पन्न होते हैं। या भेदभाव हो या किसी एक पक्ष को या किसी एक समूह को ऐसा लगे कि वहाँ पर उसके साथ बेगानापन हो रहा है, तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। हम लोग दो देशों के बारे में पढ़ेंगे और ये दो देश हैं। एक यूरोप का देश है बेल्जियम, जो यूरोप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बसा हुआ है। 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को ये नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ था। 1839 ईस्वी में इसे मान्यता प्राप्त हुई थी। एक तो बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे देश हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका के राजनीतिज्ञों ने किस प्रकार से वहाँ पर अपने हितों की मांग को लेकर, जो लोगों सत्ता की साझेदारी की मांग थी लोगों की, उसके साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया, उसके प्रति उनका रवैया कैसा रहा और दोनों देशों में किस प्रकार की स्थिति रही। वहाँ सत्ता की साझेदारी हुई, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ या नहीं हुआ तो उसके क्या परिणाम दुष्परिणाम हुए। इस वीडियो में हम बेल्जियम की बात करेंगे और बेल्जियम के बारे में आप जान लीजिए कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी की करीब आधी है। बेल्जियम की जो जातीय बुनावट है, जो एथनिक कन्फिग्रेशन है, वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, जटिल है। उसको समझना थोड़ा सा आसान नहीं है, लेकिन हम इसे समझेंगे, आसानी से समझेंगे। आइए इसके पहले हम इसके नक्शे को देखें। ये बेल्जियम है, ये पूरा आप जो देख रहे हैं ये बेल्जियम है। इसमें इसके पड़ोसी देशों को हम समझें तो ये मैं एक रफ डायग्राम आपको बना के दे रहा हूँ। ये जो इलाका है ये बेल्जियम से सटा हुआ जो ये इलाका है ये जर्मनी का इलाका है। और आप देखिए ये जो आरेख देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे आरेख खींचा हुआ देख रहे हैं, ये दिखाता है कि यहाँ पे जर्मन भाषी लोग
रहते हैं, बेल्जियम के जर्मन भाषी लोग। आप इस नक्शे को गौर करेंगे, मैं अभी और आगे स्पष्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि बेल्जियम का वह इलाका जिस देश के साथ संपर्क में है, या बेल्जियम के जिस इलाके से जो देश उसके संपर्क में है, उस देश की भाषा बोलने वाले लोग उस इलाके में ज़्यादा रह रहे हैं। उदाहरण के लिए ये इलाका जर्मनी के संपर्क में है, ये जर्मनी को स्पर्श करता है ये इलाका, तो इस इलाके में जर्मन भाषी लोग देखिए यहाँ पे रहते हैं। ये जो हरा आरेख हमने खींचा है, ये जर्मन भाषी लोग हैं, और इसके ठीक बगल में जर्मनी देश है। यहाँ से आप जब इधर आएंगे तो ये लग्जमबर्ग का इलाका है, ये लग्जमबर्ग है। ये जो डायग्राम, ये जो मैं नक्शा बना रहा हूँ, ये एक रफ है, मोटे तौर पे आप इसको समझ सकते हैं, सूक्ष्म नहीं है ये। अच्छा, यहाँ से जब आप जाएंगे तो ये पूरा इलाका ये फ्रांस का इलाका है, ये फ्रांस का इलाका है। और आप देखेंगे तो ये जो लाल वाला इलाका, बेल्जियम का भीतरी इलाका, जो लाल वाला इलाका, ये वेलोनिया प्रांत है। और वेलोनिया प्रांत में बेल्जियम के 40% लोग रहते हैं, और ये 40% लोग फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। फ्रेंच फ्रांस की मूल भाषा है, और चूंकि ये इलाका फ्रांस से सटा हुआ है, इसलिए इस इलाके के लोगों की भाषा भी फ्रेंच है। फ्रांस की भी भाषा फ्रेंच है, और बेल्जियम का जो ये इलाका है, इसमें रहने वाले लोगों की भाषा भी फ्रेंच है। अब आ जाइए, जो ऊपर का इलाका आप देख रहे हैं, जो बेल्जियम का ऊपरी हिस्सा है, जो उत्तरी हिस्सा, यहाँ से आप ये बेल्जियम का पड़ोसी देश यहाँ आप देखेंगे तो ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड को ही हॉलैंड भी कहते हैं, और यहाँ की भाषा है डच। और बेल्जियम के इस हिस्से में ये जो हरा वाला हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा ये डच भाषी लोगों का हिस्सा है। आप बेल्जियम में देखेंगे तो डच भाषी लोगों का जो परसेंटेज है, जो उनकी प्रतिशतता है, वो 59% है। बेल्जियम में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो एक बार फिर से आप जान लीजिए कि बेल्जियम के उत्तरी भाग में जो ये हरा वाला इलाका, ये फ्लेमिश इलाका है। फ्लेमिश इलाके में डच लोग रहते हैं, और ये इनकी जनसंख्या पूरी जनसंख्या की 59% है। 1 करोड़ की 59%, लगभग 59-60 लाख के करीब ये आबादी है। और ये जो दक्षिणी इलाका है, ये वेलोनिया का इलाका है, और यहाँ पर 40% लोग रहते हैं, और ये सारे लोग फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। और यहाँ जो आरेखित क्षेत्र है, इसमें जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, इनकी संख्या लगभग 1% है। तो ये कुल मिलाकर के बेल्जियम की जातीय बुनावट है, उसका भौगोलिक विभाजन है। वेलोनिया प्रांत नीचे है, फ्लेमिश प्रांत ऊपर है। वेलोनिया प्रांत में फ्रेंच भाषी लोग हैं, जिनकी संख्या 40% है। फ्लेमिश इलाके में 59% लोग हैं जो डच भाषा बोलते हैं। अब आइए हम ये जानें कि आखिर डच और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच में टकराव क्यों हुआ। क्या ये लोग हमेशा से एक साथ मिलजुल के रहते आए? नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दी जाए कि ये जो पीला वाला इलाका देख रहे हैं आप, ये छोटा सा टापूनुमा इलाका जो कि फ्लेमिश इलाके में है, ये ब्रुसेल्स है, जो कि यहाँ की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स की अगर जातीय बुनावट की आप बात करें, जातीय विभाजन की, तो यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच भाषी हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोग, और 20% लोग डच बोलने वाले लोग हैं। तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर डच भाषी लोग बहुसंख्यक हैं, फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक हैं। डच भाषी 59%, फ्रेंच भाषी 20%। लेकिन ब्रुसेल्स की अगर बात करें तो फ्रेंच बहुसंख्यक हैं 80%, और डच अल्पसंख्यक हैं 20%। जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वो बहुसंख्यक कहलाता है, जिनकी संख्या कम होती है अपेक्षाकृत वो अल्पसंख्यक कहलाता है। तो बेल्जियम में उनकी सामाजिक स्थिति कैसी रही, और समाज में डच भाषी और फ्रेंच भाषी के बीच आपस में उनके संबंध कैसे रहें, इसको जब जानने की हम कोशिश करते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है
कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग डच भाषी की अपेक्षा ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। समृद्धि यानी आर्थिक दृष्टिकोण से ज़्यादा मजबूत, और ताकतवर यानी कि राजनीतिक दृष्टिकोण से सत्ता में उनकी पकड़ ज़्यादा थी फ्रेंच भाषी लोगों की, जबकि उनकी संख्या कम, उनकी संख्या कुल जनसंख्या की 40% है, लेकिन आर्थिक रूप से वो ज़्यादा समृद्ध हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से सत्ता में उनकी पकड़ भी ज़्यादा है, उनका प्रभुत्व भी उनका ज़्यादा था, इसलिए वो ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। इस कारण से आर्थिक विकास की आप बात करें या शिक्षा की बात करें या सामाजिक विकास के अन्य सूचकांकों की बात करें, तो उसमें डच भाषी लोग फ्रेंच भाषी के सामने कमज़ोर पड़ते थे। और यही कारण था कि फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों के बीच में ये मनमुटाव का एक बड़ा कारण था। डच भाषी लोग इससे नाराज़ रहते थे। उनके मन में ये भावना थी कि उनकी संख्या ज़्यादा है, वो देश के लिए मेहनत करते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, वो बहुसंख्यक हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषियों से हर मामले में पिछड़े हुए हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। इस बात को लेकर 1950 और 60 के दशक में, इन दो दशकों में, 50 के दशक में और 60 के दशक में, फ्रेंच और डच भाषी लोगों के बीच में, उनके बीच में तनाव बढ़ने लगा, उनके बीच टकराव बढ़ने लगा, सामाजिक संघर्ष बढ़ने लगा, और संघर्ष के कई रूप देखने को मिले, जिसमें सबसे तीखा स्वरूप ब्रुसेल्स में देखने को मिला। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी थी। ब्रुसेल्स में डच भाषी लोगों की संख्या कम थी, फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या ज़्यादा थी। पूरे बेल्जियम की बात करें तो डच भाषी बहुसंख्यक थे, फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक थे। इस प्रकार से सामाजिक विषमता की स्थिति थी, वहाँ पर आर्थिक विषमता की स्थिति थी। डच भाषियों की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद वो कम समृद्ध थे और फ्रेंच भाषियों की अपेक्षा कमज़ोर थे, इसलिए उनके बीच में तनाव लगातार बढ़ता गया और कई जगह सामाजिक संघर्ष हुए, सामाजिक टकराव की घटनाएं होने लगी। तो इन सामाजिक तनाव से और सामाजिक टकराव की घटनाओं को रोकने के लिए बेल्जियम ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। अब श्रीलंका ने क्या रास्ता अपनाया था हम अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन बेल्जियम के नेताओं ने बहुत ही बुद्धिपूर्ण तरीके से एक व्यवहारिक रास्ता निकाला और उन नेताओं ने वहाँ की क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। जब आप किसी देश में क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर लेते हैं, तो जितने सामाजिक समूह हैं, जातीय समूह हैं, सबों को ऐसा लगने लगता है कि सरकार उनकी भी बात मान रही है, उनकी भी बात समझ रही है, सत्ता में उनकी भी हिस्सेदारी है, सत्ता में उनका भी अधिकार है, और इससे सामाजिक टकराव कम हो जाता है, राजनीतिक संघर्ष समाप्त हो जाता है। 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम में संविधान में 4 संशोधन किए गए, और इस संशोधन का उद्देश्य ये था कि वहाँ के किसी भी भाषी व्यक्ति को ऐसा एहसास नहीं हो कि यह देश उनका नहीं है, बेगानेपन का एहसास नहीं हो, और वो सभी आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकें। इन 4 संशोधनों ने बेल्जियम में सामाजिक टकराव को रोक दिया, बेल्जियम में संघर्ष को समाप्त कर दिया, और बेल्जियम जो एक गृह युद्ध की आशंका से आशंकित था, और बेल्जियम जो कि एक विभाजन की ओर बढ़ रहा था, इन सभी कारणों को रोक दिया गया, और इन 4 संशोधनों के मॉडल को बेल्जियम का मॉडल कहा गया। पूरे विश्व में इसकी बड़ी चर्चा हुई और बेल्जियम की प्रशंसा हुई। बेल्जियम मॉडल क्या है, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। वीडियो को देखकर जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को आप पढ़िए, उन तथ्यों को लिखिए और उसकी बार बार पुनरावृत्ति कीजिए।
अगर आपको कोई दिक्कत हो समझने में तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट कीजिए ताकि आपके हम शंकाओं का निराकरण कर सकें। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बेल्जियम ने किस प्रकार से समझदारी दिखाते हुए संविधान में 4 संशोधन करते हुए बेल्जियम मॉडल अपनाया और उसका बेल्जियम के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे पर क्या असर हुआ, विश्व में क्या संदेश गया, ये हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, इस वीडियो को लगातार देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।